नमस्कार साथियों, हम लोगों ने आप लोगों को जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं उनको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब हम लोग के पास एग्ज़ामिनेशंस का समय जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि हमारे जो अब परीक्षा के जो समय है वो नज़दीक आ रही है और इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन, साथ साथ में ऐसे जो हमारा पेपर है, इसके अलावा जो हम लोग भाषा से संबंधित काम कर रहे हैं उन सभी पर हम लोग के अच्छी खासी धीरे धीरे पकड़ बनती जा रही है। एक विषय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पहले था, यानी कि ऑप्शनल पेपर। अब यानी कि 67वीं के बाद 67th के बाद अब ये एक तरह का क्वालिफाइंग पेपर के रूप में बन गया है। जितने भी ऑप्शनल पेपर थे पहले, तो इन पेपरों का इस समय महत्व थोड़ा इस वजह से है कि भले ही इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि ये क्वालिफाइंग हो गया है। तो इसी संदर्भ में अब चूंकि हम लोग के पास समय कम है, तो हमने ये सोचा कि एनसीईआरटी के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं चैप्टर वाइज, इसको हम लोग प्रैक्टिस कराएं। आज हम पहले भाग में भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाए हैं। एक बार, हालांकि ये प्रश्न एकदम बेसिक नेचर के हैं, परंतु विषय को इस समय पूरा का पूरा ज्योग्राफी को पढ़ना, एक एक कह सकते हो कि चैप्टर को एनसीईआरटी का, थोड़ा सा इस समय हमारे पास समय आप कह सकते हैं कि कम हो जाता है। तो बेहतर ये रहे कि यदि हम लोग प्रैक्टिस कर लें तो आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए पहले प्रश्नों को हम लोग देखें। अब जैसे ये प्रश्न जो है ये ऐसे नेचर का है जो कि सामान्य अध्ययन में भी हम पढ़ते हैं, परंतु जब भी हम लोग इस समय क्या हो रहा है कि जब मेंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 महीने से इन सब चीज़ों से हम थोड़ा सा अलग हो गए। अब यहाँ पर हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा दें। बेसिकली अगर आप इस प्रश्नों को देखिएगा तो लगेगा जैसे कि ये सामान्य अध्ययन की तैयारी में तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन चूंकि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को एक बार हम लोग इस रूप में भी देख लें। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, इनमें से कौन है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, केप कैमोरीन और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बात को ध्यान में देखना कि अगर यहाँ पर जैसे लिखा भारतीय मुख्य भूमि, तो यहाँ पर जो एम्फेसिस हमको देना है वो है मुख्य भूमि। यदि मुख्य भूमि के जगह पर लिख देता कि भारत का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या हो जाता, तो इसमें हमारा जवाब हो जाता इंदिरा पॉइंट, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्नों को क्या कह दिया है कि मुख्य भूमि दे दिया है, तो स्वाभाविक है कि मुख्य भूमि के हिसाब से भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। और यदि सामान्य रूप से पूछ देता कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब ठीक है, तब हमारा जवाब क्या होता, अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग आए और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ यदि हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर है, इनमें से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ में सीमा साझा नहीं करता है, तो चीन के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शंस में है, सिक्किम है, मेघालय है और हिमाचल प्रदेश है, क्लियर। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है, सिक्किम भी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, लेकिन मेघालय जो है यह सीमा साझा नहीं करता है। इस वजह से यह जवाब जो होगा, यह जवाब सही होगा कि कौन सा राज्य सीमा साझा, और यहां पर क्या लिखा है, नहीं करता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करते हैं, सिक्किम भी करते हैं और हिमाचल प्रदेश भी करते हैं, लेकिन मेघालय इसकी सीमा साझा नहीं करता है। इनमें से कौन सा राज्य कर की रेखा पार नहीं करती है, ठीक है, यानी कौन राज्य से कर की रेखा पार नहीं करती है। हम सभी को पता है कि भारत का क्षेत्र कैसा है, तो हम लिखते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, और ये लिखते हैं कि भारत के लगभग
तो लगभग मध्य भाग से कर्क रेखा का मतलब हुआ 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तर जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्लियर। तो कर्क रेखा कहां से पार नहीं करती है। क्लियर। अब देखो क्या है कि अगर यहां पर यह क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से पार करती है, तो कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से पार करती है। ठीक है। और यहां पर यदि 8 राज्य का अगर हम लोग नाम देखें तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा सबसे पहला गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा, तो गुजरात के बाद हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान के बाद हो जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा झारखंड। क्लियर। और झारखंड के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा, तो झारखंड के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद हो जाएगा मिजोरम। क्लियर। तो अब यहां पर हम लोग अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें पश्चिम बंगाल भी हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिहार राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है। अब आइए और एक और चीज को याद रखना कि यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत को कौन सी अक्षांशीय रेखा 2 बराबर भाग में बांटती है, तो इसका उत्तर होगा 21 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। यह जो अक्षांश है ये भारत को बराबर 2 बराबर भाग में बांटती है, 21 डिग्री 15 मिनट उत्तर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर रखेंगे कि भारत के साथ जितने भी यानी भारत की यदि पड़ोसी राष्ट्र के बारे में अगर कहा जाए तो कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो भारत के कुल पड़ोसी देश जो हैं, क्लियर, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 9। और वह देश जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा करते हैं ये कौन कितने हो जाएंगे, तो इनकी संख्या है 7। और कौन कौन से देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में यदि बात की जाए कि कौन कौन से देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो इनमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहला हो जाएगा यदि पश्चिम की तरफ से देखते हैं तो पाकिस्तान हो जाएगा। इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो कौन सा देश हो जाएगा, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग देखते हैं तो कौन सा देश हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर देखते हैं चीन के साथ में। क्लियर। इसके बाद यदि देखा जाए तो नेपाल। ठीक है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो भूटान। ठीक है। और साथ साथ में यदि देखा जाए तो बांग्लादेश। क्लियर। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो हमारा जो म्यांमार है। ठीक है। ये सभी देश से भारत स्थलीय सीमा बनाता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 देशों से भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो एक अलग यानी कि अगर हम लोग चर्चा करें तो श्रीलंका जो है, क्लियर, और साथ साथ में यदि हम लोग देखें तो मालदीव जो हैं, भारत के ये भी पड़ोसी राष्ट्र हैं। तो अगर श्रीलंका और मालदीव की चर्चा करें तो स्वाभाविक है कि पड़ोसी देशों की संख्या 9 हो जाएगी। और यदि ये बात किया जाए
कि भारत के सिर्फ पड़ोसी राष्ट्र कितने हैं जो सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में, तो इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या होगी 7। अब यहां कह रहा है कौन सा देश भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल भी साझा कर रहा है, भूटान भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है। इसका मतलब है इस प्रश्न के हिसाब से इसमें से ऐसे सभी देश जो है वो सीमा साझा करता है, तो इस उत्तर में से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी इस उत्तर के हिसाब से कोई नहीं है ऐसा देश जो सीमा साझा नहीं करता, बल्कि ये सभी सीमा साझा करते हैं। अगर यहां पर ऑप्शन श्रीलंका होता, यदि यहां पर ऑप्शन मालदीव होता, तब हमारा जवाब इसमें से कोई हो सकता था। लेकिन यहां पर जितनी भी देश है, नेपाल के साथ में भारत की सीमा है, भूटान के साथ में भारत की सीमा है, बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा है। इस वजह से इस प्रश्न के हिसाब से कोई नहीं जवाब इसका सही माना जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि से इस दिशा में स्थित है, यानी किस दिशा में स्थित है। तो यदि हम भारत के दक्षिणी भाग का यदि नक्शा देखते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर इसका लोकेशंस है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोऑर्डिनेट को देखते हैं तो नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा हमारा ईस्ट। तो किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण पूरब होगा इसका सही जवाब, यानी ये साउथ ईस्टर्न साइड्स में इसका लोकेशंस है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि की किस दिशा में स्थित है, तो इसका जवाब होगा दक्षिण पूर्व, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते चलें। अब देखिए क्या है, मुख्य भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ठीक है, यहां पर लिख रहा है कि सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, तो यहां पर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अबिंद्रा पॉइंट, पारसिन पॉइंट, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन, इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्लियर। तो यहां पर इस पॉइंट के अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहां पर होना चाहिए सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। अगर ये रहे कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो जैसे पहले प्रश्न में हम लोग देखा था कि मुख्य भारत के पूछ रहा था, तो हमारा जवाब था कन्याकुमारी। यहां पर है कि अगेन मुख्य भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो जवाब यहां पर भी हो जाएगा कन्याकुमारी ही होगा। ठीक है, और अगर पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए तो यह क्या होगा, तो यह होगा गौर मोती, जिससे बोला जाता है वो भाग ही भारत का सबसे पश्चिमी भाग माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा किस देशांतर को कहते हैं। मानक मध्याह्न रेखा का मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जिसको कहा जाता है। तो मानक मध्याह्न रेखा किस देशांतर को कहते हैं। पहला ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, दूसरा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, और चौथा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर। क्लियर। अब यहां के हिसाब से जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो इस प्रश्न के हिसाब से जो सही जवाब होगा वो होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के, और कितना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। ठीक है, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार भारत का है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। क्लियर। तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है पश्चिम नहीं है, बल्कि 82 डिग्री 30 मिनट पूरब है, जो कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्लियर।
अब यहां पर है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल। तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां है, तो यह है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? अब यहां पर यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है, तब इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा कि यदि हम लोग देखें तो सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तट रेखा है आंध्र प्रदेश की। सबसे लंबी तट रेखा कहां, सॉरी, सबसे लंबी तट रेखा कहां की होगी? तो यह गुजरात की है, ठीक है। और गुजरात के बाद जो दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है यह है आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो सबसे नंबर 1 और यह हो जाएगा नंबर 2। अब यहां पर कह रहा है कि किस राज्य की समुद्र सबसे छोटी पूछ रहा है, तो स्वाभाविक है कि सबसे छोटी जो है यह है हमारा गोवा। क्लियर? तो गोवा राज्य जो है यह सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य माना जाएगा। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट में है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? क्लियर? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड और इसके बाद सिक्किम। तो अब यहां पर सबसे उत्तरी राज्य, अब देखो जम्मू कश्मीर चूंकि अब राज्य नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया? तो जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो स्वाभाविक है इस समय भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य माना जाएगा यह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आइए, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग कितनी है? यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वह कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर। ठीक है, यह है कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है यह है इसमें 3214 किलोमीटर। और ये वाला जो भाग है यह कहां से है? तो यह है पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक की भाग है ये 2933 किलोमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आइए। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? पहला है 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 4.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर और फिर है 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब यहां पर जल्दी से इसका देखिए जवाब। तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब होगा, ठीक है, 32,87,000, यानी कि अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। भारत की कंटिगुअस जोन समुद्र तट रेखा से कितनी दूर तक फैला है? ठीक है, कंटिगुअस जोन को हम क्या बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और यहां कह रहा तट रेखा से कितनी दूर तक है। तो अब अगर हम इसको यहां पर देखें डायग्राम में, यदि समझा जाए तो ये वाला भाग है इसे हम ए कर देते हैं, ये वाला भाग है इसे हम बी कर देते हैं, ये वाला भाग जो है इसे हम लोग कर देते हैं सी कर देते हैं। ठीक है, तो ए वाला भाग जो है यह कितना है? तो यह है 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, और यह 12 नॉटिकल माइल क्या है? तो हम इसे बोलते हैं यह प्रादेशिक क्षेत्र। यह कितना है? यह प्रादेशिक क्षेत्र को कहा जाता है। कितना नॉटिकल माइल है? यह 12 नॉटिकल माइल है। यह वाला जो तुम देख रहे हो बी वाला, यह कितना है? तो यह है हमारा तट से 24 नॉटिकल माइल है, 24 नॉटिकल माइल है। और इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, इसको हम कहते हैं। और ये वाला जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं विशिष्ट आर्थिक
क्षेत्र कहते हैं, और ये कितना है, तो यह 200 नॉटिकल माइल है। ठीक है, तो अब यहां पर पूछ रहा है कि संलग्न क्षेत्र, तो अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 समुद्री मील। और एक और चीज को याद रखोगे, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.82 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अब आइए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी जो अभी हम लोग लिख रहे थे, ठीक है, ये जो हम लोग लिख रहे थे कि हम जब लिखते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, यदि लिखा जाता है, कौन सा अधिकार प्राप्त होता है, खनिज उत्खनन, मत्स्य आखेट, ऊर्जा उत्पादन, या इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी प्राप्त होते हैं, यानी कि खनिज का उत्खनन या वगैरह भी कर सकते हैं, मत्स्याखेट भी हम करते हैं, और यदि ऊर्जा उत्पादन से संबंधित अगर हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो वह भी हम लोग इनके माध्यम से कर सकते हैं। एक और चीज हम तुम लोग को जैसे बताते चले, क्वेश्चन जो अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान किस्म के हैं। क्वेश्चन तो सही में आसान किस्म के हैं जरूर, परंतु चूंकि हम लोगों को रिवीजन करना है, और ये लगभग अगर देखा जाए तो पिछले जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो लगभग जनरल स्टडीज की जैसा ही है, लेकिन हम लोग ने एक चीज ये सोचा है कि हम लोग ऐसा करें, एक बार सिर्फ रिवीजन्स कर देते हैं, एक बार हम अपने आप को दोबारा फिर से उस विषय के साथ में थोड़ा सा एटीज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और अगर इनके डायमेंशन से कुछ हमें याद आता है, कुछ नई चीजें अगर हमको याद आती हैं, तो हम लोग उस माध्यम से कुछ काम कर लेंगे। क्लियर। चलिए अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। तो ये समझ में आ गया। अब लिख रहा है कि भारत किस वर्ष यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज का सदस्य बना। ठीक है, अब इसका संबंध किससे है, तो जो हम लोग अभी जस्ट देख रहे थे, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, या फिर जैसे प्रादेशिक क्षेत्र की जो चर्चा कर रहे थे, ये सभी के सभी किससे संबंधित है, तो वो इनसे संबंधित है। हमारा यहाँ प्रश्न यह है कि कह रहा है कि भारत किस वर्ष यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी का सदस्य बना, और इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 1995। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की शैल है। दक्कन का पठार के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या यह अवसादी शैल है, क्या यह आग्नेय शैल है, क्या यह रूपांतरित शैल है, या ये फिर आग्नेय के साथ में रूपांतरित शैल भी है। दक्कन का पठार भारत का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र माना जाता है, यदि अगर हम लोग इसके भूभौतिकी के हिसाब से देखें, और यहां पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा कि आग्नेय शैल भी है और साथ साथ में रूपांतरित शैल भी है। तो इसका मतलब है कि इसमें बी और सी दोनों होगा, यानी आग्नेय भी हैं और साथ साथ में यह रूपांतरित शैल भी मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। भारत में यदि देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन है, तो सबसे प्राचीनतम भूभाग जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वो है। दूसरा, इसके बाद कौन सा क्षेत्र होगा, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो है हिमालय प्रदेश, और तीसरा जो है ये है गंगा का जो हमारा मैदानी प्रदेश है, ये तीसरा सबसे बड़ा माना जाता है। अब यहां पर कह रहा है कौन हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, क्या जास्कर श्रृंखला, पीर पंजाल, अरावली या धौलाधर। स्वाभाविक है कि जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर जो हैं ये सभी के सभी हिमालय क्षेत्र के हैं। इसमें अरावली जो क्षेत्र है इसका कोई संबंध इससे नहीं है। क्लियर। और ये बहुत ही प्राचीनतम भूभाग में से आते हैं, तो स्वाभाविक है कि हिमालय पर्वत का भाग नहीं है का सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा अरावली श्रृंखला। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व या दक्षिण। ठीक है, तो इसका जवाब होगा अरावली पर्वत को अगर हम लोग देखते हैं तो जब हम लोग भारत का मैप बनाते हैं तो इस मैप जो बनाते हैं तो स्वाभाविक है
कि यहां पर इस भाग में हमें अरावली मिलता है, तो स्वाभाविक है कि यह भारत के किस भाग में आएगा, तो ये भारत के आएंगे कहां पर, तो ये भारत के पश्चिमी भाग में इसकी स्थिति बनती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अब ये लिख रहा है अमरकंटक के क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है। अमरकंटक के क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है। पहला है नर्मदा, दूसरा है तापी, तीसरा है महानदी और चौथा है गोदावरी। ठीक है, अमरकंटक के क्षेत्र से जो नदी प्रमुख निकलती है वो है नर्मदा। इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करें तो सोन नदी भी जो है ये भी कहां से निकलती है, तो सोन नदी भी अमरकंटक के क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, और जब नर्मदा की बात चली है तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और साथ साथ में एक और चीज को याद रखना होगा कि ये जो नर्मदा नदी है, यह नदी क्या है, यह नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, क्लियर। तो इसको याद रखोगे। और चलिए अमरकंटक के क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा निकलती है। इसके अलावा सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक के क्षेत्र से, और यह नर्मदा जो है ये भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली, यानी यह नदी जो है यह नदी पूरब से पश्चिम की तरफ आके बहती है। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा, नर्मदा जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर किस चीज का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, और जिन दो पहाड़ियों से होकर ये नदी बहती है वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो अगर उनके बारे में पूछा जाए तो ये दो पहाड़ियां हैं जिसके क्षेत्र से बहती है, और यह है हमारी विंध्य और सतपुड़ा के जो श्रेणियां हैं उसके मध्य से होकर के ये नदी बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल, कक्षा मरुस्थल, दक्कन का पठार या कक्षरन। तो भारतीय मरुस्थल को हम लोग जो जानते हैं वो क्या है, वो है थार मरुस्थल। ठीक है, चलिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिए यहां पर क्या है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और यहां पर है ऑप्शंस में अनय मोदी, डोडा बेटा, नीलगिरी या कार्डोमम पहाड़ी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अनय मोदी इसका सही जवाब होगा। यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनय मोदी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर है। क्लियर। और साथ साथ में एक और चीज को याद रखोगे, ये कौन सी पहाड़ी भाग का ये भाग है, तो ये है जिससे हम लोग बोलते हैं अन्नामलई। ये अन्नामलई जो पहाड़ी है ये इसका ही भाग है, यानी अन्नामलई पहाड़ी का यह भाग है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका लोकेशंस कहाँ है, तो इसका लोकेशंस है केरल राज्य में, इसका लोकेशंस है। ठीक है, डोडा बेटा जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो डोडा बेटा जो है यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यानी कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, यह है डोडा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के संगम से बना है, यानी किन नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। पहला है गंगा और यमुना, दूसरा है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और मेघना, और चौथा है गंगा। देखो सुंदरबन का जो डेल्टा का निर्माण हुआ है, इस जगह पर गंगा और साथ साथ में ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियों के संगम से इस डेल्टा का निर्माण हुआ है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्री तल से ऊंचाई सबसे कम है। निम्नलिखित में से
किस राज्य के समुद्री तल से ऊंचाई सबसे कम है? और इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात, राजस्थान, बिहार की केरल? इसका सही जवाब होगा केरल राज्य जो है यह समुद्र तल से सबसे क्या कह रहा है कि ऊंचाई सबसे कम है। तो सबसे कम ऊंचाई किसका है? तो इनमें से केरल राज्य है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। मालवा का पठार निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या ए और सी दोनों में से? तो मालवा का जो पठार है यह मध्य प्रदेश में भी है और साथ साथ में यह राजस्थान में भी इसका स्थिति है, यानी दोनों राज्य में यह फैला हुआ है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ए और सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन के पठार में बहती है? ठीक है, यानी दक्कन के पठार में बहने वाली इनमें से कौन कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है, गोदावरी है, कि नर्मदा है, कि सभी नदियां हैं? क्लियर? भारत में जो मुख्य नदियां जो बहती हैं या तो हिमालय से आकर के निकलने वाली नदियां हैं या प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये जितनी भी नदी हम लोग देख रहे हैं ये सभी की सभी नदियां जो हैं यह भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी है। तो दक्कन के पठारी भाग में जो बहने वाली नदी है ये सभी नदियां, कृष्णा भी है, गोदावरी भी, नर्मदा भी है। इस वजह से जो सही जवाब होगा इसका वो तीनों हो जाएगा, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। गंगा नदी किस हिमनद से निकलती है? क्लियर? पहला ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर्स, दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर्स, तीसरा है बाल्टोरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। स्वाभाविक है कि ये सभी जवाब लिखेंगे आप लोग भी, इसका सही जवाब हो जाएगा और ये है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। राजस्थान की जीवन रेखा इनमें से किस नदी को कहते हैं? ठीक है, यमुना, नर्मदा, माही की साबरमती? अब यहां पर अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माही नदी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें और देखिए यहां पर क्या है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्लियर? तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की है, गंगा की है, नर्मदा की है, तापी की है। तो इस जो है ये किसकी सहायक नदी है? यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना जो है वह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और एक और चीज थोड़ा हम आपको बताते चले, जैसे ये जो गंगा नदी जो निकलती है तो ये दो धाराओं के मिलने से निकलती है। क्लियर? एक धारा कौन सा है? तो एक धारा जो कि इधर से आती है और एक धारा इधर से आकर के मिलती है। और ये दो धारा जो हैं यानी कि एक है जिसको कि हम लोग कहते हैं अलकनंदा। क्या इसका नाम है? तो इसका नाम है अलकनंदा। क्लियर? और एक इधर से जो नदी आती है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है भागीरथी। ठीक है, और ये दोनों कहां पर आकर के मिलती है? तो यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है और यहां से जो धारा बनती है इस धारा का नाम है गंगा। ठीक है, यानी गंगा नदी का उद्गम जो है यह कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है देवप्रयाग से, दो धाराओं के मिलने से, पहला अलकनंदा, दूसरा भागीरथी। लेकिन ग्लेशियर्स यदि पूछा जाए तो ग्लेशियर्स होगा गंगोत्री ग्लेशियर्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। महानदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के बहती है? उड़ीसा की बड़ी प्रमुख नदी है महानदी। क्लियर? और यहां पर पूछ रहे हैं कि किस राज्यों से होकर बहती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो स्वाभाविक है कि इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें। कौन सी नदी सुंदरबन क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करती है? अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे कि कौन सी नदी सुंदरबन क्षेत्र में डेल्टा बनाती है। कृष्णा बनाती है, गोदावरी बनाती है, बैतरना बनाती है, गंगा बनाती है। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण यहां पर कौन सी करती है? तो गंगा भी डेल्टा का निर्माण करती है और साथ साथ में ब्रह्मपुत्र नदी भी यहां पर डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। तापी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताप्ती, माही, नर्मदा की साबरमती। ठीक है, तो तापी नदी को हम ताप्ती भी कहते हैं। और तापी जो ताप्ती नदी है यह नदी जो है
यह दक्षिण भारत यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है, यानी कि यहां पर भी हम लोग ध्यान से लिखेंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहला अभी इन्होंने जस्ट लिखा था कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। और तापी जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यह नदी भी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है और यह नदी भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। क्लियर? यानी कि तापी नदी भी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चेमा यंगडंग हिमनद से उत्पन्न होती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा की यमुना। ठीक है, जैसे यदि हम लोग देखें तो भारत के बाहरी भाग से निकलने वाली नदी यानी तिब्बत के क्षेत्र से, तो तिब्बत के क्षेत्र से सिंधु भी निकलती है और यहां पर ब्रह्मपुत्र भी रिवर निकलती है। हालांकि वहां पर इसका ब्रह्मपुत्र नाम नहीं होता है, बल्कि वहां पर इसका नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है इसका? तो इसका नाम होता है सांगपो नदी होती है। और इस क्षेत्र में यानी कि चेमा यंगडंग से जो निकलने वाले जो नदी है, जो हिमनद है, वहां से जो निकलने वाली जो है वह है सांगपो। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र। क्लियर? यानी यहां से यह नदी निकलती है सांगपो के नाम से और यह जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में इस नदी का नाम हो जाता है, क्या होता है? तो इसका नाम हो जाता है सांगपो। ठीक है, चलिए सॉरी, जब भारत में यह नदी आ जाती है यानी कि जहां से यह नदी निकलती वहां पर यह सांगपो के नाम से बहती है, जब भारत में आती है तो यहां पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी की गंगा। क्लियर? और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है रिवर गोदावरी। इसकी लंबाई लगभग मानी जाती है 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी यदि कहा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। लेकिन प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा और तीसरी सबसे लंबी नदी है कावेरी। ठीक है, यानी कि गोदावरी सबसे लंबी नदी, गोदावरी नंबर 1, नंबर 2 हो जाएगी कृष्णा और नंबर 3 हो जाएगी कावेरी। ठीक है, और गंगा जो है यह संपूर्ण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसीलिए गोदावरी चूंकि दक्षिण की सबसे लंबी नदी है तो इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दंडकारण्य क्षेत्र किस नदी से संबंधित है? दंडकारण्य क्षेत्र जो है यह किस नदी से संबंधित है? क्या यह महानदी से संबंधित है, कृष्णा से संबंधित है, नर्मदा से संबंधित है कि गोदावरी से संबंधित है? ठीक है, तो दंडकारण्य जो क्षेत्र है यह मुख्यतः यह पूरा का पूरा जो प्रदेश है यह मुख्यतः जिस भाग में आता है, यह भाग कौन से क्षेत्र, कौन से रिवर के क्षेत्र में आ जाते हैं? तो यह मोस्टली जो है यह महानदी और कृष्णा का यह क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अधिकांश भाग जो है यह किस में आ जाता है? यह कृष्णा के क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, चलिए कृष्णा के क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि एक मिनट इसमें हम लोग थोड़ा करेक्शन करेंगे। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र जो मोस्टली जो आता है ये हो जाता है गोदावरी। ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये तो हमारी हो जाती है महानदी और इधर से अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाता है गोदावरी और इसके बाद हो जाता है रिवर कृष्णा। ये जो गोदावरी और इसका जो क्षेत्र है इसी को हम लोग कहते हैं ये जो दंडकारण्य क्षेत्र होता है। तो इस हिसाब से प्रश्न के हिसाब से सही जवाब क्या होगा? तो गोदावरी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। कावेरी नदी किन 2 राज्यों से होकर के बहती है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, या फिर कर्नाटक और तमिलनाडु? ठीक है, तो कावेरी नदी स्वाभाविक है कि इसका उद्गम कहां से है? तो
तो कावेरी नदी का जो उद्गम है यह मुख्यतः कर्नाटक से निकलती है। क्लियर? तो यह जो रिवर है यह कर्नाटक और तमिलनाडु यह दो भाग में बहती है। हालांकि इसका जो बेसिन है यह केरल में भी विस्तृत है, परंतु कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर के बहती है यह हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु की, अब यहां पर पूछ रहा विशेषता नहीं है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु की विशेषता नहीं है। पहला हिमपात, दूसरा उच्च तापमान, तीसरा मौसमी हवाएं और इसके बाद भारी वर्षा। स्वाभाविक है कि उष्णकटिबंध लिख रहे हैं तो तापमान तो ऊंचा रहेगा ही रहेगा। यहां पर एक और चीज है कि हवाओं का जो मौसमी परिवर्तन है वो भी हमें देखने को मिलता है। साथ साथ में इन जगहों पर जब उच्च तापमान होगा, वाष्पीकरण की क्रियाएं ज़्यादा होंगी, तो स्वाभाविक है कि वर्षा यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर भारी वर्षा भी पाया जाएगा। लेकिन उष्ण क्षेत्र में अगर भारतीय संदर्भ में देखते हैं तो हिमालय के प्रदेश में बर्फबारी होती है, परंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के हिसाब से यदि देखा जाए तो कह रहा है कि विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा हिमपात। क्लियर? आप ये मत सोचिएगा कि भाई हमारा तो हिमपात जो क्षेत्र है ये मोस्टली क्या होता है, हिमालय के क्षेत्र में मिलता है। क्लियर? और हिमालय का क्षेत्र जो है यह अपने अल्टीट्यूड के वजह से यह भारत के अन्य भाग के तापमान से थोड़ा भिन्न माना जाता है। ठीक है, तो विशेषता नहीं है में सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा हिमपात। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में लौटते हुए मॉनसून का मौसम किस महीने में होता है? ठीक है, यानी लौटते हुए मॉनसून का मौसम किस महीने में होता है? ठीक है, लौटता हुआ मॉनसून, तो अब देखो लौटता हुआ मॉनसून जैसे ही हम बोलते हैं तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो हम दक्षिण पश्चिम मॉनसून के विषय में चर्चा कर रहे हैं और यह कह रहा है कि किस महीने में होता है। क्लियर? तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून का जो लौटने का स्थिति उत्पन्न होता है यह कब से शुरू होता है? तो भारत में इसका आरंभ जो होता है यह होता है 1 सितंबर से यह आरंभ होता है। और ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा कि लौटते हुए मॉनसून का मौसम किस महीने में होता है? तो मार्च से मई तो हो नहीं, जून से सितंबर भी नहीं होगा। और हमारे यहाँ क्या होता है कि नवंबर से हमारे यहाँ पर शीत मौसम शुरू हो जाता है, तो जो लौटने का महीना होता है यह हो जाता है अक्टूबर से दिसंबर। इस ऑप्शन के हिसाब से यदि देखें तो क्लियर? तो लौटते हुए मॉनसून का मौसम किस महीने में होगा? तो यहां पर होगा अक्टूबर से दिसंबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। और जब मॉनसून लिख रहे हैं तो इसमें कौन है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून। और दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो समाप्त होता है तो उत्तर पूर्वी मॉनसून फिर सक्रिय हो जाता है। यानी दक्षिण पश्चिम मॉनसून जब समाप्त होगा तो भारत में दोबारा जो मॉनसून का जो दूसरा प्रवृत्ति होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर पूरब वाला मॉनसून फिर से सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक, अब यहां पर लिख रहा है वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यानी एक साल में भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां प्राप्त होता है? मेघालय के पठारी भाग में, पश्चिमी राजस्थान में, हिमालय के तलहटी क्षेत्र में या फिर केरल के तटीय भाग में। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एकदम थोड़ा भी समय नहीं लगाना है। और मौसीनराम कहाँ है? ये मेघालय के क्षेत्र में है, तो इस हिसाब से हमारा जवाब क्या होगा? तो मेघालय का पठार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को, अब यहां पर देखना, प्रभावित नहीं करता है? प्रभावित नहीं करता है। पहला कारक है तिब्बत का पठार, दूसरा है थार मरुस्थल, तीसरा है महासागरीय धाराएं और चौथा है अक्षांश। क्लियर? कह रहा है नहीं करता है। तिब्बत का पठार प्रभावित करता है क्योंकि तिब्बत के पठार के ही वजह से दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो है वह एक्सेलरेट करता है। तिब्बत का पठार यदि ज्यादा गर्म होगा तो यह भी एक हीट इंजन के जैसा काम करता, तो ये तो प्रभावित करता है।
थार मरुस्थल भी हमारे यहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून को सक्रिय करने में योगदान देता है, ठीक है। परंतु महासागरीय धाराएं हमारे यहां पर जो जलवायु है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। अक्षांश भी प्रभावित करता है हमारे यहाँ के, कह सकते हो कि जो मौसम है उसको। तो यहाँ पर पता चला कि हमारे यहाँ पर महासागरीय धाराएं कुछ वैसी नहीं हैं जो भारत की जलवायु को अधिक प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो उत्तर होगा कि प्रभावित नहीं करता है, यह है हमारी महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। लू शब्द किसका संकेत करता है, ठीक है। अब जो लू है ये क्या है, तो यह एक प्रकार का स्थानीय पवन है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का लोकल विंड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यह क्या है, तो यह स्थानीय पवन कहा जाता है, ठीक है। तो अब कह रहा है किसका संकेत करता है, तो मानसून हवा है, चक्रवात का प्रकार है, समुद्री हवा है, या उत्तर भारत की गर्म और शुष्क हवा। तो इस समय यानी कि जैसे जैसे हमारे यहां पर ग्रीष्म ऋतु आएगा, गंगा के मैदानी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में जो हवाएं चलेंगी वो कौन सा होगा, ये होगा लू शब्द का। और लू क्या है, एक प्रकार का स्थानीय पवन है, पूरे भारत में ये नहीं चलता है बल्कि कुछ क्षेत्र में ये चलता है, विशेष करके उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश जो होते हैं उस जगह पर ये पवनें चलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या क्या है। अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे कि कौन प्रभावित नहीं करता है, और यहां पर आ रहा है, कह रहा है दक्षिण पश्चिम, और ये कह रहा है मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या क्या हैं। थार मरुस्थल पर निम्न दाब, हिंद महासागर पर उच्च दाब, तिब्बत के पठार पर उच्च दाब। तो इनमें से कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है। तो देखो, हिंद महासागर के उच्च दाब मानसून को एज सच कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। तिब्बत का पठार अगर निम्न दाब का होगा तो प्रभावित करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह यहां पर हो गया कि अगर देखा जाए तो थार मरुस्थल क्षेत्र का जब निम्न दाब होता है, यह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को एक्सेलरेट करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़े, और यहां पर याद रखोगे हिंद महासागर का उच्च दाब तो हिंद महासागर में नहीं बल्कि दक्षिणी हिंद महासागर उच्च दाब होने चाहिए, और उत्तरी हिंद महासागर निम्न दाब का केंद्र होना चाहिए। एकदम याद रखिएगा, बड़ा क्लियर कट, थोड़ा सा हम आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर ही देते हैं, ठीक है। यानी अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा समय देकर के इसको एक्सप्लेन कर दें तो शायद आप इसमें एक आध दो और एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम लोग से बन जाएगा, ठीक है। एक अगर हम लोग ऐसे अगर इसको देखें तो देखो, ये जो पूरा का पूरा भाग अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा भाग क्या है, तो यह पूरा का पूरा भाग जो है वह हिंद महासागर है, ठीक है। तो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर का ये वाला जो भाग है यह उत्तरी भाग है, ठीक है, और ये वाला भाग जो है यह दक्षिणी भाग है। तो थार मरुस्थल यहां पर है, ये वाला भाग है। तिब्बत का पठार जो है ये यहां पर है, तिब्बतन प्लेट्यू को अगर हम देखते हैं तो जो ये वाला भाग है ये अगर लो प्रेशर एरिया का बनेगा तो स्वाभाविक है कि ये जो हवा यहां तक चल रही है ये हवा इसे क्रॉस करेगी और कोरलिस इफेक्ट की वजह से वो दाएं तरफ में मुड़ जाती है, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो जाता है। तो हिंद महासागर पर उच्च दाब, अगर यहां पर ऑप्शन में लिखता हिंद महासागर के उत्तरी भाग में निम्न दाब, तब यह हमारा उत्तर बी भी हो जाता है, ठीक है। यानी थार मरुस्थल और हिंद महासागर के उत्तरी भाग में निम्न दाब। तिब्बत का पठार यदि निम्न दाब का होगा वो भी इसको खींच लेगा। क्लियर। तो अगर यहां पर उच्च दाब के जगह पर लिख दिया जाता कि यह हो जाता निम्न दाब। क्लियर। हिंद महासागर के में अगर ऐसा लिख देता कि दक्षिणी हिंद महासागर, ठीक है, में यहां पर उच्च दाब के जगह पर लिख दिया जाता कि यह भाग यदि निम्न दाब का केंद्र हो जाएगा, तब हमारा ऑप्शंस में क्या होता, ए भी हो जाता, बी भी हो जाता और सी भी हो जाता। मेरी बात को शायद आप समझ पा रहे होंगे।
यदि इस ऑप्शन में हम तुमको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हमारे यहां पर मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो यदि थार मरुस्थल पर निम्न दाब, तो ये तो सही है, इस प्रश्न के हिसाब से ये सही है। अगर ऑप्शन में यह रहता कि दक्षिणी हिंद महासागर निम्न दाब का केंद्र बन जाता, यदि तिब्बत का पठार निम्न दाब का केंद्र बन जाता, ये सब दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसको एक्सेलरेट करते हैं। क्लियर। लेकिन अगर तिब्बत का पठार उच्च दाब का केंद्र बन जाए, यदि हिंद महासागर, तो चूंकि यहां पर स्पष्ट नहीं कहा गया है कि हिंद महासागर का कौन सा भाग, क्लियर, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो सबसे सही जवाब इसमें होगा वो होगा ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। पवन के ऋतु के अनुसार परिवर्तन किस जलवायु के घटना से संबंधित है? मानसूनी, शीत उष्ण की समशीतोष्ण। ठीक है, तो पवन का ऋतुवत परिवर्तन जब होता है तो उस ऋतुवत परिवर्तन के क्षेत्र को ही मानसूनी क्षेत्र कहा जाता है। हम लोग कई बार क्या होता है, मानसून का मतलब वर्षा से जोड़ देते हैं कि मानसून का मतलब वर्षा। देखिए, मानसून का मतलब वर्षा का मतलब ये होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ पर अधिकांश वर्षा की प्राप्ति होती है, इस वजह से हम ऐसा कह देते हैं कि मानसून का मतलब वर्षा होता है। परंतु यदि साधारण शब्दों में यदि देखा जाए तो मानसून का मतलब होता है ऋतुवत जो पवन प्रणाली होता है उसमें परिवर्तन को ही हम लोग मानसून कहते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि पवन के ऋतु के अनुसार परिवर्तन किस जलवायु का, तो यह कैसी जलवायु का घोतक है, तो यह है मानसूनी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात की पंजाब। ठीक है, तो फिर अगेन हम लोग यहां पर एक छोटा सा मैप बना करके हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर। देखो, जैसे हम लोग यदि, और मैप इसलिए हम छोटा सा बना दे रहे हैं ताकि आप उसको समझ लीजिए, और एक ही अगर इससे हम लोग 2-3 प्रश्न पर अगर काम चला लें तो हम लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। भारत में जिस, ये 0 डिग्री हम बार बार लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। देखो, ये वाला जो होता है स्थिति यहाँ पर, और ये ऐसे जब घूम के जाता है तो ये वाले स्थिति को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ कब होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ माना जाता है 1 जून से ये आरंभ होता है और 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में यह सक्रिय हो जाता है। 1 जून से 15 जुलाई। मानसून की वापसी आरंभ होती है 1 सितंबर से वापसी आरंभ होती है और 31 दिसंबर तक यह संपूर्ण भारत से वापस चली जाती है, लौट जाती है। ठीक है, तो यह है मानसून के आगमन और यह है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी। तो जब वापसी होगी तो भारत में एक ये वाला पवन चलने लगेगा, और अब जब ये पवन यहां पर चलेगा तो स्वाभाविक है ये हवाएं इस तरह से चलने लग जाती है, और ये कौन सा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून पवन, इसको कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून पवन इसको कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन है ये वाला, तो आप याद रखिएगा 1 नंबर, और ये हो जाता है हमारा 2 नंबर। क्लियर। तो जब मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून लौटेगा तो फिर यहां पर कौन सी हवा चलने लगेगी, तो ये वाला। तो कह रहा है उत्तर पूर्वी मानसून से कौन सा भाग वर्षा प्राप्त करेगा। क्लियर। तो अब जब ये लौटना शुरू होगा तो ये वाला जो भाग है इस जगह पर वर्षा की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। और ये जो वर्षा की प्राप्ति होती है इस क्षेत्र में, इसे कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल प्रभाव भी इसको कहा जाता है, कोरोमंडल इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। क्लियर।
चलिए, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कोरोमंडल इफेक्ट क्या है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से जब ये तमिलनाडु के क्षेत्र में खासकर कोरोमंडल के एरिया प्रभावित होता है तो हम इसको कोरोमंडल प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। आम्र वर्षा किसे कहा जाता है? आम्र वर्षा, अब यहां पर इसको समझो। आम्र वर्षा का मतलब यहां पर यह हुआ कि जैसे ही हमारे यहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून का जो कह सकते हो कि घटना शुरू होती है, तो तापमान जब बढ़ने लग जाता है संपूर्ण भारत का, तो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं अलग अलग भागों में, तो तटीय भाग और आंतरिक भागों के बीच में तापमान का अंतर होता है, और इस वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले भारत में जो बारिश होती है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं मानसून, मानसून पूर्व, क्या कहते हैं? मानसून पूर्व बौछार कहा जाता है। ठीक है, आम्र वर्षा इसी का एक नाम है। ठीक है, किसी जगह पर हम इसे नॉर्वेस्टर बोलते हैं, जैसे बिहार में इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम लोग बंगाल में देखें तो काल बैसाखी कहते हैं, इसी तरह से आसाम में देखें तो इसे बौरदिला चेड़ा बोलते हैं। क्लियर? तो कर्नाटक और केरल और कर्नाटक में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं आम्र वर्षा, इसको कहा जाता है। और बिहार में इसी तरह की यदि वर्षा होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो हम इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर, इसको कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? यहां पर है, फिर से ध्यान दीजिएगा, कौन सी नहीं है? उच्च आर्द्रता, ठंडा तापमान, सघन वन, मौसमी वर्षा। क्लियर? अब देखो क्या है, पश्चिमी घाट, ठीक है, यानी कि ये वाला भाग, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? तो स्वाभाविक है उच्च आर्द्रता तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ का तापमान ठंडा नहीं होगा। क्लियर? सघन वन भी वहाँ पाए जाएंगे और इस जगह पर मौसमी वर्षा अधिक होती है। तो करा कौन सी नहीं है? तो यहाँ का है ठंडा तापमान। चलिए, हिमालय क्षेत्र में प्रमुख वनस्पति के प्रकार कौन सा है? ठीक है, यानी हिमालय के क्षेत्र में प्रमुख वनस्पति का प्रकार कौन सा है? पर्णपाती वन से शीतोष्ण वन, केवल अल्पाइन घास के मैदान यहाँ मिलते हैं, केवल शीत मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ मिलती है, कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? क्लियर? तो देखो क्या है कि ये जवाब इसका सही होगा, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में जो इनके गिरिपदीय क्षेत्र हैं, ठीक है, तो इनका जो निचला इलाका है यहाँ पर कैसे वन मिलेंगे? तो इस जगह पर पर्णपाती वन मिलते हैं। और अगर ऊपरी भाग में चले जाएं तो इस भाग में हमें अल्पाइन वन मिलते हैं, यानी शीत वन भी यहाँ पर मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वनों का प्रकार भी बदलता जाएगा। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? तो पर्णपाती वन से शीतोष्ण वन तक यहाँ पर पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। मैंग्रोव वनस्पति इनमें से मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैंग्रोव जो वनस्पति है इसमें किस राज्य में स्थित है? कैसा, कहाँ, किस राज्य में पाया जाएगा? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल की केरल? ठीक है, तो मुख्यतः यह दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। तो मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः जिस राज्य में इस ऑप्शन के हिसाब से है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इनमें से कौन सा वनस्पति अर्ध पर्णपाती वन का है? यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा इसके में जो वनस्पति है ये अर्ध पर्णपाती वन का है। ठीक है, सागौन है, साल है, अमलतास है, या ए और बी दोनों है। क्लियर? तो इसमें जो है ये अर्ध पर्णपाती वन जो है इनमें सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? तो होगा ए और बी, यानी कि सागौन और क्या नाम है, और साल। ठीक है, अर्ध पर्णपाती कह रहा है इसमें। क्लियर? चलिए अब आते हैं, साल वृक्ष भारत के किस भाग में पाए जाने वाले वनों से संबंधित है? यानी कि साल का जो वृक्ष है यह भारत के किस भाग वनों से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मध्य भारत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में देखें, राजस्थान में पाए जाने वाले कांटेदार वनों की विशेषता क्या है?
ठीक है। तो कांटेदार वनों की विशेषता क्या है? विरल वनस्पति, घना क्षेत्र, ठीक है, यानी कि घना क्षेत्र है, सदाबहार वृक्ष हैं या अधिक वर्षा है। स्वाभाविक है कि राजस्थान का डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी? तो ये होगा हम लोग का विरल वनस्पति ही होगा। क्लियर? चलिए ठीक है। अब आप लोग सभी लोग धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ों को तो समझ रहे होंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। 16 वन भारत में कहाँ है? 16 वन हिमालय के तलहटी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, दक्कन के पठारी भाग में कि पश्चिमी भाग में? ठीक है। तो शीतोष्ण वन जो होता है कहाँ पे? ये दक्कन के पठारी भाग में। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो हम इसको क्या बोलते हैं? 16 वन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत में वन क्षेत्र पाया जाता है? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत में, सर्वाधिक प्रतिशत का मतलब होता है कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र पाया जाता है। यदि यह प्रश्न रहता कि अधिक क्षेत्र कहां है वन का, तो वहां के लिए हमारा जवाब हो जाता मध्य प्रदेश। लेकिन उस राज्य का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें सबसे ज्यादा वन कहां पाया जाता है, तो इसमें हमारा सीधा जवाब हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मानव और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, मानव संसाधन, जैव विविधता, जल संसाधन या मिट्टी की उर्वरता। ठीक है, मानव और जीव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं, इसका जो मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि हम अपने जो बायोडायवर्सिटी है उसको मेंटेन करें, उसको बनाए रखें, ताकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन और बढ़िया से संचालित हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के लिए प्रमुख खतरा क्या है? यानी भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन से है, उसके लिए खतरा क्या है? वनों की कटाई, औद्योगिकरण, नगरीकरण की ये सभी। क्लियर? अब ये क्वेश्चन बहुत आसान किस्म का है, लेकिन हम इसलिए इसमें क्वेश्चंस में इसमें रख रहे हैं ताकि आप लोग इससे और अधिक अपने बातों की विचार कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वनों की कटाई भी हो रही है, औद्योगिकरण के वजह से भी वनों की कटाई हो रही है, और नगरीकरण जो हो रहा है तो इसके वजह से भी इन वन हमारे काटे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले। चिपको आंदोलन किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है? मृदा अपरदन, वन संरक्षण, वन जीव सुरक्षा या जल संसाधन? ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, वन संरक्षण इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट की तरफ में आए। भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सा है? कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि हम अगर देखें तो जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मानती है, और भारत ही नहीं विश्व स्तर पर अगर हम लोग चर्चा करें तो जलोढ़ मृदा सबसे अधिक हम लोग कह सकते हैं कि बढ़िया मिट्टी मानी जाती है। चलिए, उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, और जल के साथ में जो लुढ़कने वाली मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। रेगर मृदा किस प्रकार की मृदा का दूसरा नाम है? ठीक है, रेगर मृदा जलोढ़ का, लैटराइट, काली की रेगिस्तानी। ठीक है, तो भारत में जो हम देखते हैं क्या नाम है, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में जो काली कपासी मिट्टी है, जो कपास के लिए बड़ा उपयोगी माना जाता है, उसी को हम लोग रेगर कहते हैं। तो यह जो है यह काली मृदा का दूसरा नाम है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लौह और अल्युमिनियम से भरपूर होती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा की लैटराइट मृदा? ठीक है, तो जलोढ़ मृदा की अगर बात करें या फिर काली मृदा की बात करें या लाल मृदा की बात करें कि लैटराइट मृदा, तो लौह और अल्युमिनियम से यदि देखा जाए तो ज़्यादा भरपूर जो होता है यह कौन सी मिट्टी होती है? तो स्वाभाविक है यह लैटराइट मृदा होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। हिमालय क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, रेगिस्तानी? स्वाभाविक है कि यह पर्वतीय प्रदेश है, तो जब पर्वतीय प्रदेश होंगे तो यहाँ पर कौन सी मृदा मिलेगी? तो ऐसे प्रदेश में मुख्यतः जो मृदा मिलेगी वो पर्वतीय मृदा का ही प्रकार होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। खादर मृदा किस मृदा समूह की एक प्रकार है? अब देखो क्या है, खादर और बांगर आपने सुना होगा। तो खादर जो मिट्टी है या फिर जो बांगर मिट्टी है, यह किसका भाग है? तो यह जलोढ़ मृदा का ही प्रकार है।
खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। क्लियर। और जो बांगर होता है ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ, प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते चले। और आप सभी लोग धीरे धीरे कमेंट्स भी करते चले जा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट को प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। लवणीय और क्षारीय मृदा की विशेषता क्या है? उच्च उपजाऊता, अधिक के जैविक तत्व, सभी फसलों के लिए उपयुक्त, या घुलनशील लवणों की उपस्थिति। तो लवणीय और क्षारीय जो मृदा होती है इसकी विशेषता होती है घुलनशील लवणों की उपस्थिति, और इसी कारण ये मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, और इसमें जिप्सम का, इसी मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके हम इसे थोड़े बहुत उत्पादकता में बदल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। तराई क्षेत्र किस प्रकार की मृदा के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो तराई जो क्षेत्र है ये किस प्रकार, काली, जलोढ़, वन या रेगिस्तानी? स्वाभाविक है कि तराई क्षेत्र है तो इस जगह पर जो मोस्टली जो मिट्टी मिलेगी वो कैसे मिलेगी? तो ये जलोढ़ मिट्टी ही यहाँ पर अधिकांश पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक चराई या वनों की कटाई? तो जो सॉइल इरोजन्स है ये एक जबरदस्त समस्या भारत के लिए मानी जाती है। ठीक है, और इस समस्या का अगर हम लोग देखें तो अधिक सिंचाई से भी हमारा सॉइल इरोजन्स हो रहा है, अत्यधिक चराई अगर कर रहे हैं तो भी हो रहा है, और वनों की कटाई की वजह से भी ऊपरी मृदा जो है वह कह सकते हो कि अपरदित हो रही है। इसलिए इस पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो ये उपरोक्त सभी इसमें होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सा? भी जस्ट हम लोगों ने आपको चर्चा किया था कि इसके लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होगी? ये काली मिट्टी मानी जाएगी। ठीक है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार की मृदा बनाती है? यानी कि यदि मरुस्थलीकरण ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा तो इससे कौन सी मृदा बनेगा? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें जिस मृदा का निर्माण होगा ये मोस्टली कैसा होगा? ये शुष्क मृदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्लियर। बाढ़, प्रदूषण, सुनामी, भूकंप। ठीक है, देखो वैसे तो ये सभी के सभी एक तरह की समस्याएं तो हैं, लेकिन बाढ़ की बात किया जाए, सुनामी की बात की जाए, भूकंप की बात की जाए तो ये सभी एक तरह की आकस्मिक क्रियाएं होती हैं, इसलिए प्राकृतिक आपदा है। परंतु इस प्रश्न के हिसाब से यदि देखें तो प्रदूषण जो है यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या होता है कि प्रदूषण जो है ये मानवकृत भी है, तो ये एक प्रकार का नेचुरल नहीं है। आपदा तो है, समस्याएं तो हैं, लेकिन यहां पर जो लिख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा, तो इसमें बाढ़, सुनामी और भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है। प्रदूषण इसमें प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसका सही जवाब होगा 2.4% है। भारत में चक्रवातों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील राज्य कौन सा होगा? उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या केरल? ठीक है, तो देखो जो चक्रवात यहाँ आते हैं, खास करके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को यदि हम लोग देखें तो इसमें उड़ीसा भी है और साथ साथ में पश्चिम बंगाल, चूंकि मोस्टली जो आते हैं हिंद महासागर में, तो बंगाल की खाड़ी के एरिया में ऐसे चक्रवातों की जो प्रवृत्ति वो ज़्यादा देखी जाती है। और इनमें अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा जो क्षेत्र इसके लिए आप कह सकते हैं कि संवेदनशील है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाता है उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखें। रिक्टर पैमाना किसकी तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? बाढ़, चक्रवात, सुनामी की भूकंप? क्लियर। तो रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो ये भूकंप के लिए किया जाता है। ठीक है, और सुनामी जो क्या है, ये समुद्री भूकंप को ही सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़े। कौन सी निम्नलिखित से कौन सी आपदा, अब यहां पर लिखा टेक्टोनिक यानी कि विवर्तनिक वध इसके लिए हिंदी में प्रयोग करते हैं, से उत्पन्न होती है? भूस्खलन, चक्रवात, सूखा की भूकंप? ठीक है, तो टेक्टोनिक गतिविधियों से जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं ये क्या होता है? ये भूकंप। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा बाढ़ से निपटने की, अब यहां पर फिर से देखिए, रणनीति नहीं है? पूर्व चेतावनी प्रणाली, तटबंध बनाना, उचित जल निकासी व्यवस्था या वनों की कटाई? तो देखो क्या है कि बाढ़ से निपटने के लिए एक तो पूर्व चेतावनी हमें देना चाहिए, तटबंध का निर्माण करना चाहिए
और अगर जल निकासी का अच्छी व्यवस्था होगी तो ये भी सभी चीज़ें करा नहीं है तो वनों की यदि अधिक कटाई करेंगे तो मिट्टी ढीली हो जाएगी और इससे बाढ़ की टेंडेंसी बढ़ सकती है। प्रश्न कर रहा निपटने की रणनीति नहीं है तो वन को लगाना है, इसके लिए जरूरी है। कटाई करेंगे तो यह रणनीति नहीं होगा, इस वजह से यह उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी? क्लियर। तो यहां पर जो आया था आपदा वो था हमारा सुनामी की स्थिति उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र भूस्खलनों के लिए अत्यधिक संवेदनशील है? ठीक है, पश्चिमी घाट, इंडो गंगा मैदान, पूर्वी घाट या हिमालय क्षेत्र? देखो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी घाट भी भूस्खलन के क्षेत्र हैं, वल्नरेबल माने जाते हैं, हिमालय क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील है। अब अगर ये देखें तो इसमें हिमालय क्षेत्र होगा। ठीक है। सूखे का सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो सूखे की सबसे उपयुक्त परिभाषा है भारी बारिश से बाढ़, अचानक भारी वर्षा, भूकंप के झटके की लंबा शुष्क मौसम। ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो लंबा शुष्क जो मौसम होगा उसी को ही हम लोग सूखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तरफ आगे बढ़े, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अर्थ क्या है? यानी आपदा को कम से कम किया जाए। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह से बचना, जोखिम वाले क्षेत्रों की अनदेखी या खतरे के प्रभाव को कम करना, उपरोक्त सभी। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अर्थ है, ठीक है, कि पूरी तरह से तो हम नहीं रुक सकते हैं, कुछ ना कुछ तो समस्याएं होंगी, लेकिन इनका जो खतरा है, जो इनसे जान माल की जो हानि होती है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व चेतावनी दे करके लोगों को वहां से हटा करके ऐसे अगर देख सकते हैं तो। ठीक है। अब चक्रवात की स्थिति कहीं उत्पन्न हो गई तो कुछ न कुछ तो नुकसान होंगे ही। ठीक है, मानव ना होकर कम से कम आर्थिक नुकसान भी तो हो ही सकता है इसमें, लेकिन है क्या कि इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, जान माल की हानि को हम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। हिमालय क्षेत्र में सबसे सामान्य प्राकृतिक आपदा कौन सी है? यानी हिमालय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सामान्य प्राकृतिक आपदा वहां पर कौन सा है? भूस्खलन, सूखा, सुनामी की चक्रवात। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा कि हिमालय क्षेत्र की जो सबसे बड़ी आपदाएं हैं वो क्या है? भूस्खलन। ठीक है, साथ साथ में यहां पर हिमस्खलन भी देखी जाती है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अवलांचेस। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखें, भूकंप की तीव्रता के पर्यवेक्षण के आधार पर मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? ठीक है, रिक्टर पैमाना, मर्केली पैमाना, दोनों किया जाता है। मैंने बी और सी ऑप्शन इसमें गलत डाल दिए गए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो रिक्टर पैमाना और मर्केली ये दोनों इसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ए भी है और बी भी है। इनमें ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो है रिक्टर पैमाना का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। कौन सी प्राकृतिक आपदा या अग्निकांड जैसे द्वितीयक आपदा उत्पन्न कर सकती है? ठीक है, तो अगर मान लीजिए लंबे समय तक सूखा की स्थिति होगा तो ये कई बार फायर आउटब्रेक्स भी कर सकता है। क्लियर। भूकंप, चक्रवात और बाढ़ ये द्वितीय प्रकार की आपदा नहीं होती है, बल्कि यदि लंबे समय तक सूखा रहेगा तो ये बाद में कई बार, ठीक है, भयानक अग्निकांड का ये स्थिति उत्पन्न कर सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भारतीय मौसम विज्ञान किसकी भविष्यवाणी के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो किसकी भविष्यवाणी करता है? भूकंप का करता है, सूखा का करता है कि चक्रवात का करता है? उपयुक्त सभी का ये करता है। क्लियर। तो भारत का जो मौसम विज्ञान है ये मुख्य रूप से भविष्यवाणी जो करते हैं वो किसका कर सकता है? ठीक है, तो यह सूखा और चक्रवात की ये स्थिति ये बता सकता है। ठीक है, यानी इस हिसाब से जो सही उत्तर होगा ये बी भी होगा। ठीक है, यानी बी भी इसमें सही है और साथ साथ में सी भी सही है। ठीक है, बारिश की स्थिति कम होगी तो स्वाभाविक है कि सूखा पड़ने के चांसेस हैं, और चक्रवात के बारे में ये बता सकता है। भूकंप के बारे में, यानी कि मौसम विज्ञान जो है वो भूकंप के बारे में जानकारी नहीं देता है, लेकिन सूखा और चक्रवात की स्थिति को
की जानकारी यह दे सकते हैं। ठीक है, और सूखा भी स्पष्ट नहीं कि सूखा पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश की संभावना कम होगी तो यह चेतावनी एक तरह से मिल जाती है कि यदि बारिश कम होगी तो स्वाभाविक अल-नीनो की स्थिति यदि उत्पन्न होगी तो हमारे यहाँ पर वर्षा कम होगी और ये सूखा का कारण बन सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े हम लोग। भारत में आपदा प्रबंधन का कार्य कौन सा मंत्रालय संभालता है? ठीक है, तो भारत में आपदा प्रबंधन का कार्य कौन सा मंत्रालय संभालता है? तो इसका सही जवाब होगा कि यह जो है यह है गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। निम्न में से किस राज्य में शीतकाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है? शीतकाल में बाढ़, तो शीतकाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कहां होगी? तो स्वाभाविक है कि शीतकाल में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगा? तो तमिलनाडु में, तो बाढ़ की स्थिति तमिलनाडु में ही उत्पन्न होगी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। छोटा नागपुर पठार में निम्न में से कौन कौन से खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? अबरक, लौह अयस्क, बॉक्साइट की सभी। ठीक है, तो इसमें सभी चीज़ें छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि ये भारत का रूर क्षेत्र है, यानी कि इस भाग में हर तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से इसमें जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत में कौन सा नदी बेसिन सबसे अधिक जनसंख्या, देखो यहां पर है नदी बेसिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो नदी बेसिन है वो अगर हम लोग देखें तो स्वाभाविक है कि यह गंगा का बेसिन जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र माना जाता है। किस मृदा में सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम अधिक होता है? ठीक है, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, लवणीय मिट्टी में कि पीट में मृदा में? ठीक है, तो सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो ये सबसे अधिक किस में पाया जाएगा? तो ये मोस्टली जो पाए जाते हैं ये लवणीय मृदा में ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर? चलिए, भारत में सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा मृदा का अगर हम लोग देखें तो कौन सा मृदा यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र पर है? तो स्वाभाविक है कि अगर हम लोग इसमें देखें तो ये जलोढ़ मृदा। क्लियर? नेक्स्ट में देखें, किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो स्वाभाविक है इसका जवाब होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, भारत के किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? प्रायद्वीपीय भारत, उत्तरी मैदान, पश्चिम भारत के हिमालय क्षेत्र? स्वाभाविक है कि अभी मैंने जस्ट देखा कि मैदानी भाग जो है ये जनसंख्या का अधिक घनत्व का क्षेत्र है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा कि मिजोरम? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये है सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भारत में प्रमुख प्रवासन का प्रकार कौन सा है? ग्रामीण से ग्रामीण, शहर से ग्रामीण, शहर से शहरी या ग्रामीण से शहरी? तो जो प्रवासन हो रहा, माइग्रेशंस होता है वो ज़्यादातर कहाँ से होता है? ये ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की तरफ में ये माइग्रेशंस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भारत में आंतरिक प्रवासन का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? यानी जो इंटरनल माइग्रेशंस होता है उनमें इनमें से कौन सा कारण फिर यहाँ पर लिखा नहीं है? विवाह, पर्यटन, व्यवसाय कि शिक्षा? देखो, विवाह के वजह से भी माइग्रेशंस होता है। क्लियर? व्यवसाय के वजह से भी माइग्रेशंस होता है, शिक्षा के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं, परंतु पर्यटन के वजह से ये नहीं होता है। इसलिए इसमें इस प्रश्न के हिसाब से करा प्रवासन का कारण नहीं है तो पर्यटन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। अंडमान और निकोबार द्वीपों में प्रमुख रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप में अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, तो स्वाभाविक है इस जगह पर जो वन मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहां पर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा संसाधन गैर नवीनीकरण है, यानी कि इसको दोबारा हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं? सौर ऊर्जा, इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। कोयला, इसका उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं। पवन, बार बार इसका कर सकते हैं। जल, ये भी है, बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं।
तो गैर नवीनीकरण के अगर देखा जाए तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या हैं, ये गैर नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। सामाजिक वानिकीकरण का उद्देश्य क्या है? समाज और पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण, वन उत्पादन बढ़ाना, कृषि को प्रतिस्थापित करना या पेड़ों की कटाई। सोशल फॉरेस्ट्री का कार्य है समाज और पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। वाटरशेड का शब्द का क्या अर्थ है? बाढ़ क्षेत्र, किसी नदी जल का अपवाह क्षेत्र, एक जलाशय या कृषि की एक विविध क्षेत्र। ठीक है, वाटरशेड का मतलब होता है किसी नदी का जो अपवाह क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं। छोटा क्षेत्र होगा उसे हम लोग वाटरशेड बोलते हैं, बड़ा क्षेत्र होगा उसके लिए बेसिन का शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्रोणीज के लिए इनके लिए शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ठीक है, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, सुंदरबन या नीलगिरी। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज दी नीलगिरी। ठीक है, और नीलगिरी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो नीलगिरी जो है ये 3 स्टेट में ये फैला हुआ है। पहला जो स्टेट है ये कौन सा है? तो ये हो जाता है कर्नाटक। ठीक है, दूसरा जो स्टेट है ये कौन सा है? तो ये है केरल। और तीसरा जो स्टेट है ये स्टेट कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। यानी कि ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु स्टेट में इसका कह सकते हो कि एक्सटेंशन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य स्थलबद्ध है? स्थलबद्ध का मतलब यह हुआ कि चारों तरफ से ये स्थलों से बंधा हुआ है। गुजरात, उड़ीसा, केरल की पंजाब। तो ये सभी, गुजरात भी तटीय राज्य हैं, उड़ीसा भी तटीय राज्य हैं, केरल भी तटीय राज्य हैं। और भारत में यदि तटीय राज्यों की यदि पूछा जाए कि भारत में तटीय राज्य कुल कितने हैं, तो भारत में तटीय राज्य के बारे में अगर हम लोग देखें तो अगर शुरुआत करें पश्चिम से तो सबसे पहले हो जाएगा गुजरात। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो हो जाता है हमारा महाराष्ट्र का भाग। इसके बाद यदि देखते हैं तो गोवा हो जाते हैं। इसके बाद यदि देखते हैं तो कर्नाटक होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो केरल हो जाता है। ठीक है, ये जितने भी तटीय राज्य हैं ये भारत में कौन से तट के भाग में है? ये पश्चिमी तटीय है। और यदि पूर्वी तटीय राज्यों के बारे में चर्चा करें तो इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो हो जाता है आंध्र प्रदेश। और इसके बाद यदि हम देखें तो हमारे सामने आ जाते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो पश्चिमी भाग में कुल कितने तटीय राज्य हैं? 5। और पूर्वी भाग में कुल कितने हैं? तो 4। इसका मतलब है टोटल तटीय राज्य हमारे पास कितने मिलेंगे? तो ये हो जाते हैं 9। क्लियर? तो भारत का जो तटीय राज्यों का जो कुल कह सकते हो कि लंबाई है ये कितना है? 6100 किलोमीटर। और यदि हम इनमें द्वीप को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 7516 किलोमीटर। अब यहां पर ऑप्शंस को देखें तो इसका मतलब है कि 9 राज्य को अगर छोड़ दिया जाए 28 राज्यों में से, तो 19 राज्य जो भारत के हैं ये क्या हैं? स्थलबद्ध हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए तो पंजाब जो है यह स्थलबद्ध है। बिहार क्या है? ये भी स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध का मतलब होता है जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? ठीक है, तो भारत मानक समय, जस्ट मैंने क्वेश्चन में भी देखा, तो भारत मानक का समय है यह है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लिखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी की नर्मदा? कृष्णा भी पूरब की तरफ, गोदावरी ये पूरब की तरफ नदी। ठीक है, महानदी पूरब की तरफ में। केवल नर्मदा नदी ऐसी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा भी कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट में कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्कन के पठार से अलग करता? उत्तर भारत को दक्कन के पठार से अलग करता है। ठीक है, विंध्याचल, हिमालय, पश्चिमी घाट की अरावली।
ठीक है। तो जो विंध्य की श्रेणी है यह उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। ये कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यह मध्य क्षेत्र उच्च भूमि इसको बोला जाता है, यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि के ये भाग हैं। इसके उत्तर में हमारा उत्तरी भाग और इसके दक्षिण में हमारा प्रायद्वीपीय भाग आता है, ठीक है। नेक्स्ट में, भारत में सबसे लंबी समुद्री तट किस राज्य का है? सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? और इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग कुछ इंडियन ज्योग्राफी के केवल मतलब ये कुछ ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस यहां पर हम तुमको दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो इन जनरल एनसीईआरटी के क्लास 11 की किताबों में इन सब चैप्टर से ये प्रश्न को हमने निकाला है, क्लियर। ताकि एक बार हम पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ें, उनके साथ साथ में यदि इस प्रश्नों को हम बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो रिवीजन्स हो जाएगा पूरे एनसीईआरटी का, क्लियर। और इस रिवीजन्स में हम लोग फिर क्या कर सकते हैं कि अगर कुछ और नई चीज़ें उससे मिल सकती हैं तो हम उसको देख लेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम जो हैं वह अपने प्रश्नों का सही से कर सकते हो कि उत्तर तैयार कर लें, अपने आप को तैयार कर लें। ये पहला पार्ट है। इसके बाद दोबारा हम और आएंगे और फिर इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, जो जनरल फिजिकल ज्योग्राफी है क्लास 11 का एनसीईआरटी का, उससे संबंधित उसको प्रत्येक चैप्टर से जो बढ़िया प्रश्न है, ताकि अब ये नहीं कर सकते कि देखो क्या है कि पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 100 प्रश्न में पूरे एक एक चीज़ को हम अगर खंगाल लें तो ये भी संभव नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे प्रश्नों को लिया गया है ताकि उसके डायमेंशंस को भी आप थोड़ा सा अगर देख लेते हैं, जहाँ तक हो सका हमने डायमेंशन आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो आप थोड़े डायमेंशंस को भी अगर पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकते हो कि गेन कर लोगे, ठीक है। और फिर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी जो है उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसमें जो हमारा आप कह सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसको भी थोड़ा देखेंगे, ज्योग्राफिकल थॉट्स को भी देखेंगे, और भी अगर समय होगा तो कुछ ज्योग्राफी के कुछ भाग जो हैं जो भी हमारे ऑप्शनल पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम चाहेंगे कि एक बार उसको प्रैक्टिस आपके सामने करवा दिया जाए। बेहतर उससे ये रहता है हम लोगों का कि ये जो हम लोग का समय अब चल रहा है, इस समय हम लिखने के यानी कि इस समय हम सामान्य अध्ययन का जो हमारा एसे है उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। इस बीच में समय मिला और थोड़ा सा एक बार रिवीजन भी होता चला जाए, ताकि ऑप्शनल पेपर को हम लोग इग्नोर ना करें। क्वालिफाइंग पेपर है, इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्लियर। ये वाला हम लोग अगर इग्नोर कर देते हैं तो कभी कभी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि आप सभी लोगों का तैयारी पूरी तरह से बढ़िया से हो सके और हम अपने लक्ष्य की तरफ में आगे बढ़ सके। तो एक छोटा सा प्रयास है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उत्साह को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस पूरे के पूरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और इससे हम लोग प्रेरित होकर के शानदार नई वीडियो आपके सामने ला सके, ताकि आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो अन्य पेपरों के जैसा यह भी मजबूती से तैयार हो सके। थैंक यू।